बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन इस क्रैश टेस्ट की दूसरा क्रैश टेस्ट जो चैप्टर नंबर 16 से ऑनवर्ड, पहले ऑब्जेक्टिव और फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह। हाँ जी, पहला ऑब्जेक्टिव एन एसी वोल्ट मीटर रीड्स 220 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू बी। जो भी इंस्ट्रूमेंट रीडिंग ले रहा होगा वो आरएमएस रीडिंग होगी। तो ये जो 220 वोल्ट दी हुई है ये आरएमएस रीडिंग है। हमने पीक वोल्टेज नॉट फाइंड करना है वोल्टेज। तो हमने इक्वेशन बनाई हुई थी वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट ओवर अंडर रूट 2। हमें चूंकि पीक वोल्टेज चाहिए तो वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी आर एम एस। वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 होता है 1.4। वी आर एम एस गिवन है 220 वोल्ट। तो इस तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए बीटा ऑप्शन 311.12 वोल्ट इस पहले ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एट 50 हर्ट्ज इज 10 ओम, इट्स रिएक्टेंस एट 100 हर्ट्ज। पहले जो सोर्स लगाया गया है वो 50 हर्ट्ज का है और इंडक्टर रिएक्टेंस दे रहा है 10 ओम की। अब जो सोर्स लगाया गया है उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। अब इंडक्टर कितनी रिएक्टेंस देगा? देखिए हमारे पास इक्वेशन है रिएक्टेंस की, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो यहां से आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा कि एक्स एल और एफ दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली हैं, पावर कोई नहीं है। फ्रीक्वेंसी अगर डबल हो जाए फॉर एग्जांपल तो रिएक्टेंस भी डबल हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हाफ तो रिएक्टेंस भी हाफ। पहले फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज तो रिएक्टेंस थी 10। फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज और रिएक्टेंस थी 10 ओम। अब जब फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज हो जाएगी तो रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। जब फ्रीक्वेंसी डबल हो गई रिएक्टेंस भी डबल, 10 का डबल 20। तो इस तरह 20 ओम बन जाएगा और ये है ऑप्शन डेल्टा। तो इस तरह दूसरे का डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट, which consumes small power? रेजिस्टर मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है, पावर डिसिपेट करता है, मोटर भी, इनमें इंडक्टर। अगर आइडियल इंडक्टर होगा, आइडियल इंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 तो कोई पावर डिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अगर रियल इंडक्टर होगा तो वो जरूर पावर डिसिपेट करेगा, कंज्यूम करेगा, लॉस करेगा, खर्च करेगा, लेकिन बहरहाल उसकी पावर कंजम्पशन कम जरूर होगी और वो डिपेंड करेगी उसकी क्वालिटी पर, उस इंडक्टर की रेजिस्टेंस पर। तो यहां पर इन तीनों में से अल्फा ऑप्शन इंडक्टर तीसरे का। फोर्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट नहीं करते, एनर्जी ट्रांसपोर्ट करते हैं, मोमेंटम, इंफॉर्मेशन वगैरह ट्रांसफर करते हैं, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। चार्ली ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। द यंग मॉडल्स फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी। पहले तो परफेक्ट रिजिड बॉडी से मुराद क्या है? परफेक्ट जो रिजिड बॉडी होगी उसमें जितना मर्जी हम जोर लगा दें, जोर लगाने का मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेस हम अप्लाई कर दें उसमें कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगी। जब कोई डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होगी तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस तरह फिर हमारे पास यंग जो एक्सपेरिमेंट है, जो यंग मॉडल्स है उसके बारे में पूछा गया है। यंग मॉडल्स इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। और जैसे लिखा कि स्ट्रेन 0 होगा
जो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज गिव्स इन्फिनिटी, गिव्स द इनफिनाइट वैल्यू। तो इस तरह 4 ऑप्शन। नेक्स्ट, in a certain loop of the ferromagnetic material at the same value of the current, the magnetism of the material is more when a magnetizing current is decreasing। ये हमने स्टैटिक लूप बनाई थी। हॉरिजॉन्टल में था मैग्नेटाइजिंग करंट, वर्टिकल में था मैग्नेटिक डेंसिटी, और हमारे पास जो ग्राफ आया था जब करंट इंक्रीज हो रहा था तो इस तरह का ये ग्राफ, ये करंट इंक्रीजिंग करंट के लिए, और फिर जब करंट डिक्रीज हो रहा है तो इस तरह का ग्राफ आया था। अब इसमें ये जो ब्लैक कर्व है इसको इंडिकेट करने चले ए का पॉइंट दे देता हूं, और ये बी का, और यहां पर ओ का पॉइंट दे देता हूं। ओ से लेकर ए तक इंक्रीजिंग करंट के लिए रेड कलर से इंक्रीजिंग करंट के लिए मैग्नेटाइजेशन है, और ए से लेकर आर तक डिक्रीजिंग करंट के लिए मैग्नेटाइजेशन है। वर्टिकल में यानी हाइट में मैग्नेटाइजेशन, किस कर्व की हाइट ज्यादा है, रेड की या ब्लू की, सॉरी ब्लैक की, रेड की या ब्लैक की। दोबारा से, रेड कर्व इंक्रीजिंग करंट के लिए है, ब्लैक कर्व डिक्रीजिंग करंट के लिए है। किसकी हाइट ज्यादा है, रेड या ब्लैक? ब्लैक की हाइट ज्यादा है। तो जब ब्लैक की हाइट ज्यादा है तो इसका मतलब है अब मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी ज्यादा। कब? जब करंट डिक्रीज हो रहा हो। कम कब? जब करंट इंक्रीज हो रहा हो। तो इस तरह बीटा ऑप्शन, मैग्नेटाइजेशन मटेरियल इज मोर when the magnetizing current is decreasing. The next, to get n-type extrinsic semiconductor, the germanium is doped with, n-type चाहिए तो पेंटावेलेंट की डोपिंग करनी होगी, p-type चाहिए तो ट्राइवेलेंट की डोपिंग करनी होगी। ट्राइवेलेंट का मतलब है पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप, एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट पीरियोडिक टेबल में 5वां ग्रुप, और 5वें ग्रुप के सारे एलिमेंट्स एन टाइप देंगे। जहां पर 5वें ग्रुप का सिर्फ एक एलिमेंट बीटा ऑप्शन आर्सेनिक है, तो इस तरह आर्सेनिक की डोपिंग से हमें एन टाइप मटेरियल मिल जाएगा, बीटा ऑप्शन। Next, the critical temperature of mercury is, मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर 4.2 केल्विन। सुपर कंडक्टर वाले आर्टिकल में ये मुख्तलिफ मटेरियल्स के दिए हुआ है, तो इस तरह 4.2 केल्विन बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, when the value of the external voltage exceeds the voltage of the potential barrier, then forward bias PN junction shows appreciable current। जब भी करंट बढ़ेगा हम बैटरी का पोटेंशियल, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप और ये एन टाइप, जब इस बैटरी का पोटेंशियल, इसके स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट अगर ये सिलिकॉन का बना हुआ है, 0.3 वोल्ट अगर ये जर्मेनियम का बना हुआ है, तो बैटरी का पोटेंशियल जब इनसे ज्यादा होगा तो उस वक्त मैक्सिमम करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम करंट का मतलब यहां पर एप्रिशिएबल करंट बीटा ऑप्शन आएगा, 9th का। The ratio of the potential barrier of germanium to silicon, यही जो लिखे थे इनकी रेशो चाहिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट,
सिलिकॉन का है 0.7 वोल्ट। इन दोनों की रेशो हमें 3:7 मिलेगा, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट, द गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन। ट्रांजिस्टर की गेन किस पे डिपेंड करती है? इक्वेशन लिखने पहले। गेन की इक्वेशन थी बीटा RC ओवर RIE। RC कलेक्टर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर टर्मिनल के साथ लगाते हैं। RIE इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है। बीटा करंट गेन है। तो इस तरह इस इक्वेशन की मदद से हमारे पास इसका ऑप्शन बनेगा अल्फा रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद द कलेक्टर। Next, in a common emitter amplifier, the phase difference between the input signal voltage and the output signal voltage is out of phase होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्रस्ट आया है, इनपुट ये अगर इनपुट है तो आउटपुट इसके अपोजिट होगा। क्रस्ट की जगह पर हमें मिलेगा ट्रफ और ट्रफ की जगह पर हमें मिलेगा क्रस्ट। एक तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और साथ ही फेज डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। क्रस्ट की जगह पे ट्रफ आ गया, ट्रफ की जगह पर क्रस्ट, तो फेज डिफरेंस कितना बना? 180 यानी पाई। तो इस तरह ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट, if the maximum kinetic energy of the electron emitted by a photocell is 4 electron volt, stopping potential will be 4 वोल्ट होगी। इलेक्ट्रॉन को जस्ट एमिट कर देना है। इक्वेशन से भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की इक्वेशन है EV0 और यहां पर हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल करते हुए EV0 इज इक्वल टू 4 EV और E से E कैंसल, तो V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया 4 वोल्ट का। नेक्स्ट, अच्छा जगह है। A particle of mass 5 milligram move with the speed of 8 meter per second. Calculate its de Broglie's wavelength. 5 मिलीग्राम है। कन्वर्जन का खेल है और कुछ नहीं। जी ब्रॉगली's वेवलेंथ की इक्वेशन बनाई थी, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। h की वैल्यू तो 6.63 into 10⁻⁻34। अब मसला सिर्फ मास का ही है। मास कितना पुट करेंगे? m की वैल्यू उन्होंने दी है 5 मिलीग्राम। मिली को तो हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम, लेकिन मास का यूनिट ग्राम नहीं है, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम है। तो इसलिए इसको ग्राम में नहीं किलोग्राम में पुट करना पड़ेगा। तो किलोग्राम ये बनेगा 5 into 10⁻⁻6 किलोग्राम। वही यहां पर पुट करेंगे 5 into 10⁻⁻6 और v की जगह पर जनाब आ गया 8। तो इनको सॉल्व करते हुए हमारे पास बीटा ऑप्शन 1.66 into 10⁻⁻29 मीटर। नेक्स्ट, प्लाटिनियम वायर at 1300 सेल्सियस बिकम। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाले आर्टिकल में लाइंस हैं। प्लाटिनियम के मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर उनके कलर दिए हुए हैं। 500 पर डार्क रेड दिया हुआ है, फिर इसी तरह चेरी रेड, ऑरेंज रेड, फिर येलो और लास्ट में 1600 पर वाइट। तो हमसे उसने 1300 का पूछा है, तो 1300 पर जनाब येलो दिखाई देगा, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट, द वेवलेंथ ऑफ emitted radiation of maximum intensity, जिसे लैम्डा मैक्स बोलते हैं,
is inversely proportional to absolute temperature. Lambda max is inversely proportional to absolute temperature. ये बेस लॉ है, T को इधर ले आए, lambda max into T is directly proportional to 1, और प्रोपोर्शनैलिटी को जब इज इक्वल टू में बदलेंगे तो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जिसको हम बेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह डेल्टा ऑप्शंस वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लास्ट, when the kinetic energy maximum of the photoelectron is 0, the frequency of the incident photon is equal to that of the threshold frequency. डेल्टा ऑप्शन डेफिनेशन ही यही है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो वो हम मेटल सरफेस पर फॉल कराएंगे। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन अमिट भी होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उनकी 0 इक्वल पर, और चूंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है वो मूव नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि वो अमिट ही नहीं हो रहे। तो डेल्टा ऑप्शन 17 का ये थे ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, अब शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द फेज ऑफ एसी क्वांटिटी। ये जो एंगल है थीटा जिस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिपेंड कर रही है, v की इक्वेशन, v की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन v इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, और थीटा की जगह पर चाहे तो ओमेगा टी वगैरह पुट कर सकते हैं। तो इसी थीटा को जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहा है एसी वोल्टेज या एसी करंट की, इसी थीटा को हम नाम देते हैं फेज का, और यही डेफिनेशन बनेगी इक्वेशन लिखकर। यही इक्वेशन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ी थी, वही यहां पर भी एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा व्हिच गिव्स द instantaneous value of alternating voltage or alternating potential or alternating current is called the phase of AC. Next, how does doubling the frequency affect the reactance of inductor capacitor? फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर इंडक्टर की रिएक्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? अब आपके सामने अभी ऑब्जेक्टिव भी किया है, फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर इंडक्टर की रिएक्टेंस डबल हो जाएगी, और कैपेसिटर की रिएक्टेंस के लिए इक्वेशन 2 पाई FC। तो इस तरह फ्रीक्वेंसी अब डबल करने पर कैपेसिटर की रिएक्टेंस हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a circuit contains an iron core inductor, a switch and a DC source arranged in series. The switch is closed and after an interval reopened. Explain why a spark jumps across the switch contact. ये आयरन कोर इंडक्टर यानी आयरन सिलेंडर पर ये वायर बाउंड कर दी, इसके साथ ये डीसी सोर्स, ये स्विच कनेक्ट कर दिया, ये अरेंजमेंट हो गए। फिर स्विच इज क्लोज, ये स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज करेंगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करने पर यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड स्टोर हो जाएगी, जिसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी 12LI²।
फिर नेक्स्ट वो कह रहा है स्विच इज रीओपन, इसको रीओपन कर दें। जब रीओपन करेंगे तो करंट का फ्लो 0। अब करंट तो 0 हो गया, लेकिन यहां पर जो एनर्जी स्टोर हो चुकी थी वो एनर्जी फ्लो करते हुए जब आएगी तो यहां पर आगे पाथ नहीं है, तो इसलिए अब यहां पर वो डिसिपेट हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, अमिट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो हमें स्पार्क यहां पर इधर प्लग के नजदीक स्पार्क शोला दिखाई देगा। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन ए RL circuit will the current lead or lag the voltage explained by vector diagram। RL सर्किट में करंट लीड करती है या लैग? देखिए यहां पर दोबारा ड्रा कर लें, ये R और ये L, ये AC सोर्स, करंट सेम फ्लो करेगा। वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR, इंडक्टर का पोटेंशियल VL। हमें टोटल वोल्टेज चाहिए। पहले नंबर पर करंट, ये करंट सेम है तो इसको रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस के तौर पे ड्रा कर लें। ये आ गया करंट। फिर उसके बाद वायर में I और V इन फेज होते हैं, तो ये I और इसी डायरेक्शन में VR। इंडक्टर में VL लीड कर रहा होता है 90 के एंगल पर, ये VL आ गया 90 के एंगल पर। अब जब हम रिजल्टेंट लेंगे VR और VL का, तो इस तरह हेड टू टेल रूल से कनेक्ट करते हुए ये रिजल्टेंट वोल्टेज और ये करंट था रेड कलर का, ब्लू वोल्टेज। क्या नजर आ रहा है? कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज लीड कर रहा है। कितने एंगल? एंगल फाई पर, जिसके लिए इक्वेशन फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL/R। तो इस तरह ये डायग्राम बनानी है और लीड और लैग का बताना है कि इन RL सीरीज सर्किट करंट लैग द वोल्टेज या वोल्टेज लीड द करंट by the phase angle of phi is equal to tan inverse XL/R। Next, write the equation of power in AC circuit। AC circuit में पावर की इक्वेशन P is equal to VI cos phi, ये इक्वेशन लिख लें। फिर पूछा है साहब व्हाट इज द पावर फैक्टर, फिर इसके बारे में लिख लें और फाई के बारे में लिख लें। वेयर फाई इज द, पहले लिखें वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, और फिर लिखें एंड cos phi इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इस तरह आंसर कंप्लीट। At what frequency will an inductor of 1 Henry have a reactance of 500? फ्रीक्वेंसी चाहिए इंडक्टर की, इंडक्टेंस है 1 हेनरी और रिएक्टेंस है 500। ये इक्वेशन जो हमने लिखी थी इसको यूज करेंगे। XL की जगह पर 500 पुट करेंगे, 2 और पाई तो कांस्टेंट 3.14, L की जगह पर 1 हेनरी पुट करेंगे और इस तरह हमें F की वैल्यू मिल जाएगी इस इक्वेशन से। नेक्स्ट, डिफाइन अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस। चाहे तो ग्राफ बनाकर डिफाइन करें या बेशक रहने दें, बहरहाल ये पहले नंबर पर प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक ग्राफ, फिर ये
प्लास्टिसिटी, प्रोपोर्शन लिमिट खत्म हो गई। यहां पर आ गए 2 पॉइंट, ये आ गया यूटीएस और ये आ गया फ्रैक्चर लिमिट। इन दोनों को डिफाइन करना है। तो यूटीएस और फ्रैक्चर लिमिट दोनों की डेफिनेशन बुक में, द मैक्सिमम, पहले यूटीएस, the maximum stress that a material, that a specimen can withstand, बर्दाश्त कर सके, the maximum stress that a material can withstand is called the UTS. Fracture limit, the stress at which the specimen collapses, break down, fractured, is called the fracture limit. Next, what is meant by strain energy? How it can be determined from the force extension graph. Strain energy, when the stress is applied, when the work is done on a specimen to deform it, when the work is done on a specimen to deform it, then the work stored in the deformed material as its strain energy. This stored strain energy works to regain the original shape of the specimen. ये डेफिनेशन लिखेंगे। दोबारा सुन ले, work done on the system, when work is done on a specimen to deform it, then that work is stored in the specimen as its strain energy. This stored strain energy helps works to regain the original shape, original formation of the specimen. फिर इसी के साथ है, how can it be determined from the force extension graph? The area under the force extension graph, मतलब ये एक लाइन और ड्रा करते हुए ग्राफ को ड्रा कर देना है force extension का। The area under the force extension graph gives the strain energy. Next, discuss the mechanism of electrical conduction by holes and electrons in a pure semiconductor element. Pure semiconductor element में इस तरह आप शो करेंगे, बैटरी से शो करते हुए, कनेक्ट करते हुए कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, शो करेंगे इलेक्ट्रॉन will be moving toward the positive terminal of the battery and hole will be shifting toward the negative terminal of the battery. So both will contribute the current, the both motion will give the current in a pure semiconductor. इस तरह फिगर से शो करना है। Next, define superconductor. The material whose resistivity becomes zero at a certain temperature are called the superconductors. फिर इसकी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस बुक में है, MRI वगैरह में, ट्रेन है, और इस तरह 2-3 एग्जांपल्स हमारी बुक में, 2 एग्जांपल्स भी बहुत हैं, वही हमने दे दी है। What is meant by para or diamagnetic substances? Para जो एज अ मैग्नेट बिहेव कर सकते हैं, डाया जो एज अ मैग्नेट बिहेव नहीं कर सकते। पैरा में स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोर्ट करते हैं टू गिव द टोटल एंगुलर मोमेंटम, जबकि डाया में स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं दूसरे के इफेक्ट को टू गिव अप्रोक्सीमेटली जीरो एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह ये पैरा और डाया की डेफिनेशन या इनमें फर्क, इनके एग्जांपल देनी है। कॉपर डाया है और बाकी प्लैटिनियम वगैरह ये पैरा है। What is meant by hysteresis loss? How is it used in the construction of the transformer?
हिस्टैरिसीस लॉस के ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन हो रही है इस तरह, तो जाहिर है ये खुद ब खुद नहीं होती, कुछ वर्क कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसी को वो जो वर्क एनर्जी कर रहे हैं मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उसी को हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो इस तरह डेफिनेशन बनेगी, द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज अ स्पेसिमेन इन वन डायरेक्शन, देन डीमैग्नेटाइज, then magnetize the specimen in the other direction, then demagnetize, and lastly again the magnetize the specimen in the original in the above the first direction. That energy is called the hysteresis loss. और ट्रांसफार्मर में हम कोशिश करेंगे कम से कम एनर्जी यूज हो, और वो एरिया के जरिए से हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। इस हिस्टैरिसीस लूप का एरिया जितना कम, उतनी कम एनर्जी यूज हो रही होगी और ट्रांसफार्मर उतना बेहतर रहेगा, वो लॉस इस तरह नहीं कर रहा होगा। इन ट्रांसफार्मर वी विल चूज द मटेरियल हैविंग मिनिमम हिस्टैरिसीस लूप एरिया, दैट इज इट विल लूजिंग मिनिमम हिस्टैरिसीस एनर्जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन टाइप और पी टाइप सब्सटेंस? जीरो होता है नेट चार्ज, जितने एन टाइप में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पी टाइप में भी ये एंड एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन, तो नेट चार्ज जीरो लिखना है। नेक्स्ट, द एनोड ऑफ ए डायोड इज 0.2 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, इज इट फॉरवर्ड? जब एनोड मोर पॉजिटिव है, यानी पी रीजन मोर पॉजिटिव है एज कंपेयर टू एन रीजन के, तो ये फॉरवर्ड होगा। लेकिन चूंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 0.2 वोल्ट का, ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल से कम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है 0.7 और 0.3 वोल्ट, तो इस तरह इस वोल्टेज की वैल्यू कम होने की वजह से फिर अगर चाहिए थ्योरेटिकली फॉरवर्ड है, लेकिन एप्रिशिएबल करंट फ्लो नहीं करेगा, कंडक्ट अप्रोक्सीमेटली नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह दोनों बात लिखनी है, थ्योरेटिकली फॉरवर्ड लिखते हुए फिर कहना है कि सिंस दिस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड of 0.2 volt is less than the stopping voltage of the semiconductor diode, which is 0.7 volt for silicon and 0.3 volt for germanium, so no appreciable current will flow through the conductor, flow through the semiconductor. Right, 4 uses of the photodiode. फोटोडायोड वाले आर्टिकल में इसके 6-7 यूजेस दिए हुए हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, फाइबर के लिए, इसी तरह और तो उनमें से आपने कोई 4 बर्गर अलार्म वगैरह के लिए तो कोई से भी 4 आपने लिख लेने हैं। नेक्स्ट, राइट एंड 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। पहले नंबर पर इनपुट रेजिस्टेंस जो वेरी लार्ज होगी ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, जो अटैच होगी इनपुट इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर इनपुट टर्मिनल्स के दरमियान, ये पहला। दूसरा, आउटपुट रेजिस्टेंस जो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी, जो कनेक्टेड होगी आउटपुट और ग्राउंड के दरमियान। तीसरा, वेरी हाई वोल्टेज गेन ऑफ 10⁵, और उस गेन की इक्वेशन लिख लेनी है, ओपन लूप गेन जिसे बोलते हैं, और उसकी इक्वेशन है ओपन लूप गेन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर इनपुट या आउटपुट ओवर V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड? राइट द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहले नंबर पर प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल ग्राउंड, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points, when the potential difference between the 2 points of a circuit is approximately 0, so that no appreciable current can flow between them,
then this is called the principle of virtual ground. किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स, कहीं पर भी दो पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल इस दूसरे पॉइंट का, तो इनके दरमियान कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस बात को हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड या प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। इसी को यूज करके इन्वर्टर की गेन फाइंड करनी है। जो आर्टिकल है आसान सा, उसमें से आपने ये इसको अप्लाई करना है। नेक्स्ट, a beam of red light and a beam of blue light have exactly the same energy. Which beam contains the greater number of photons? अगर एक फोटोन की एनर्जी E is equal to hf है फॉर n फोटॉन्स, और इसको f की जगह पर c over lambda लिख ले, फॉर n फोटॉन्स अगर कंटेन कर रहा है तो टोटल एनर्जी En is equal to nhc over lambda। अब h और c तो कांस्टेंट है, लैम्डा के लिए अगर हम इक्वेशन रिलेट करें, लैम्डा को इधर ले आए, En lambda is equal to nhc, hc को भी इधर लाते हुए En over hc is lambda is equal to n। तो यहां से नजर आ रहा है कि n is directly proportional to the wavelength आ रहा है। ये दोनों तीनों चीजें कांस्टेंट है। En तो सेम एनर्जी का खुद कह रहा है। तो इस तरह नंबर ऑफ फोटॉन डिपेंड करेंगे वेवलेंथ पर। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो फिर एज कंपेयर टू ब्लू जो उसने हमें दो दी हैं, तो फिर हम लिखेंगे ये इक्वेशन लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे कि एज द वेवलेंथ ऑफ द रेड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू दैट ऑफ ब्लू, सो द रेड बीम विल कंटेन द ग्रेटर नंबर ऑफ फोटॉन्स। नेक्स्ट, define pair production कि when a gamma ray photon passes in the field of a nucleus, then it is splitted or divided into two particles, electrons or positron, which will move in the opposite direction. All the conservation laws will be satisfied. This phenomena is called the pair production. दोबारा सुन लें। When a gamma ray photon passes in the field of a nucleus, then it is separated into two particles, electron and positron, which will move in the opposite direction. All the conservation laws will be satisfied. This phenomena is called the pair production. Next, if an electron and a proton have the same de Broglie wavelength, which particle has greater speed? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की वेवलेंथ सेम है, हमें चाहिए उनकी स्पीड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। v के लिए इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू h ओवर m लैम्डा। h प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा वेवलेंथ सेम कह रहे हैं, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिस पार्टिकल का मास कम होगा, जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन स्पीड विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू प्रोटॉन। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, स्टेट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ऑल द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ माइक्रो पार्टिकल कैन नॉट बी मेजर्ड accurately simultaneously. All the physical aspects of a microparticle cannot be measured accurately simultaneously because of the dual nature of the light. This is called uncertainty principle. और इसकी दो इक्वेशंस, डेल्टा P into डेल्टा X is approximately equal to h, या दूसरी डेल्टा E into डेल्टा T is approximately equal to h, या आप लिख सकते हैं is greater than or equal to h cut, जो
एंड पर हमारे आर्टिकल में लिखा गया है। लास्ट, assuming you radiate as a black body at your body temperature about 37 degrees Celsius, at what wavelength you emit the most energy? वेवलेंथ यूज कर लेंगे लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वेवलेंथ हमें चाहिए लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू वेव्स कांस्टेंट ओवर टी। टी की वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है, जिसको केल्विन में कन्वर्ट करते हुए वेव्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हुए लैम्डा मैक्स हमें मिल जाएगा। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह फिर ये इसके आसान है, इसमें खास तौर पे लास्ट और थर्ड है, स्टेट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। इसके आपने आइंस्टाइन थ्योरी नहीं पूछी गई, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी गई, सिर्फ वो ग्राफ बनाने हैं, इंटेंसिटी बिहेवियर और फ्रीक्वेंसी बिहेवियर बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन के साथ। बाकी इसमें कोई और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, ग्राफ लाजमी बनाने हैं। फिर पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ कैपेसिटर इन एसी सर्किट, इसमें आपने वही ग्राफ बनाकर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आउट ऑफ फेज बताना है और एक्सप्रेशन बतानी है एक्ससी की और फेज रिएक्टेंस वगैरह की। रेक्टिफिकेशन, फुल रेक्टिफिकेशन बाय, इसमें भी दोनों दफा सर्किट डायग्राम बना देंगे, क्योंकि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पहले पॉजिटिव टू नेगेटिव और फिर उसके अपोजिट, तो दो दफा सर्किट डायग्राम बनेगी और ग्राफ बनेंगे इनपुट का और आउटपुट पल्सेस वगैरह का, और एंड पर फिल्टर सर्किट के बारे में लिखेंगे कि पल्सेटिंग डीसी इज कन्वर्टेड इनटू प्योर डीसी। तो ये था आपका क्रश टेस्ट। खुदा हाफिज।